हेलो बेटा, सब मजा में? चलो आज जो टॉपिक पढ़ना है वो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों ने प्लेन सर्फेस से रिफ्रैक्शन कर लिया था, उसकी शीट भी आपको मिल गई है, उसके आंसर्स भी आपको भेज दिए गए। अब आपका काम केवल इतना है कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जो ना है वो मुझे सेंड करो। कुछ लोगों ने मुझे सेंड किए हैं क्वेश्चंस, उनके डाउट्स भी हैं, तो अगर ये सब लोग और लोगों के आ जाए तो मैं एक साथ उसका एक वीडियो लेक्चर भी बना दूंगा डिस्कशन का, तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़े अच्छे भी हैं और लास्ट वाले क्वेश्चंस लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी कर रहे हैं। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। देखो, सबसे पहले स्फेरिकल सर्फेसेस में क्या हो सकता है कि जैसे कोई ग्लास का मटेरियल है या कोई ग्लास है और उसको हम एक स्फेरिकल कट कर दें इस तरीके से या इस तरीके से, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं किस तरह से स्फेरिकल सर्फेसेस हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी से समझ लेना। मान लो अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये एक स्फेरिकल सर्फेस है, ये स्फेरिकल सर्फेस है, ये पूरा इधर का जो मीडियम, ये पूरा ग्लास है, ये पूरा इधर ग्लास है, यहाँ एयर मान लो, है ना, और ये आर्क, मतलब एक ग्लास का बड़ा सा पीस था, उससे मैंने ऐसा आर्क कट किया है। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें कोई आर्क कट करोगे तो 100% उस आर्क का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, और अगर उसका कोई ना कोई सेंटर होगा तो क्या हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, यानी ये कर्वेचर हो गया इसका। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा बताओ, इधर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इधर अगर एयर मानते हो तो उसका 1 हो जाएगा, या इधर कुछ और मीडियम मान लेते हो तो उसका कुछ और हो जाएगा। ऐसा भी कट किया जा सकता है। अच्छा बताओ, एक मान लो मैं ऐसे कट कर दूं, ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि मैं इस तरह का कट करूं, इट इज पॉसिबल ना। अगर हम ये बात करें तो ये भी तो हमें क्लियर हो सकता है ना कि हम इस तरह का भी कुछ ग्लास का स्फीयर कट कर सकते हैं। तो एक ग्लास का स्फीयर ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये है, अगर इधर ग्लास का तो बचा इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो अगर ऐसे कट किया गया तो इसका सेंटर इधर होगा, पक्का ना यार। इस पार्ट का सेंटर, ये ऐसे सोचो ना सर्कल की तरह, तो ये इधर इसका सेंटर होगा, लेकिन अगर ये ऐसे कट कर दिया तो इसका सेंटर किधर होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पे। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये स्फेरिकल, ये बताया था मैंने, ये कौन सा है, कॉनकेव, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। हालांकि यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव की इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बट एक ये स्फेरिकल सरफेस है जो इस तरह से तुम्हें पार्ट कटा हुआ मिल सकता है और एक इस तरह से मिल सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसे ही एक आर्क बनाओ, इधर का मीडियम कुछ हो, इधर का मीडियम कुछ हो, तो ये बाउंड्री होगी जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही होगी, तो स्फेरिकल सरफेस हो गया। जैसा कि हम प्लेन सरफेस में बात करते थे, या तो प्लेन सरफेस में हम कैसे बोलते थे कि ये प्लेन बना देते थे, इधर का मीडियम हमने मान लिया कि μ2 है और इधर का मीडियम क्या मान लिया μ1, तो ये बाउंड्री क्या कर रही है, इन दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। केवल इतना ही है कि अब एक स्फेरिकल बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट कर रही होगी, उसको स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? उस पे लाइट रे आएगी और वो रिफ्रैक्ट करेगी, और रिफ्रैक्ट करके उसके जो केसेस बनेंगे, इमेजेस कहां बनेगी, वो सब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेजर पार्ट ये होता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम पे ग्लास से कट करके ऐसे बनाया जाता है, या कोई बाउंड्री हो सकती है, लेकिन हम लोग जो डील करेंगे वो जनरल डील करेंगे, वो ग्लास का हो, μ1 μ2 कोई भी वैल्यू हो सकती है, इवन दैट 3 पार्ट भी बना सकते हैं, μ1 μ2 μ3, जितने भी केसेस उसमें पॉसिबल होंगे वो सब हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो पहले तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि ये एक स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस या कर्वेचर जो दो मीडियम को सेपरेट करे। बात समझ में आ रही? रे किसी भी मीडियम से आ सकती है, एक मीडियम से आएगी दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, तो इसी को तो रिफ्रैक्शन हम लोगों ने बोला था। बट अब वो प्लेन नहीं है, स्फेरिकल, ये या कोई ऐसी बाउंड्री या कोई ऐसी बाउंड्री इस तरह से हो सकती है, इधर का मीडियम कुछ होगा, इधर का मीडियम कुछ होगा। आगे चल के जब इन्हीं दोनों बाउंड्रीज को मिला दिया जाएगा ना, सोच अगर इन दोनों को पास ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, लेंस। पढ़ा होगा तुमने 10th क्लास में, वो सब बातें बाद में होंगी। अभी केवल तुम्हें इतना याद रखना है कि स्फेरिकल सरफेस का मतलब होता है कि उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, उसकी कोई ना कोई एक रेडियस होगी, वो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, यानी ऐसी बाउंड्री जो स्फेरिकल शेप में होगी और वो दो मीडियम को सेपरेट कर रही होगी। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब इस पे आगे आके, ये तो मैंने एक बेसिक बात बताई कि भाई स्फेरिकल सरफेस किस तरह से हो सकते हैं, मैं बात करूंगा इस पे। ठीक है, देखो अब मैं क्या बोलता हूं कि जरूरी नहीं है कि ग्लास हो, मैं कोई भी मटेरियल मान सकता हूं। मैं फिर से बना देता हूं तो एक अच्छे से समझ आएगा। देखो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा। मान लो मैंने तुमसे बोला कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इट्स लाइक दिस वन, ये कोई ना कोई एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है। अच्छा बताओ, इसको मैं आगे बढ़ा लूं तो ऐसा मान सकते हैं, मतलब ये कुछ इसका मतलब नहीं है, बना लेते हैं इसे। ठीक है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। अच्छा बताओ, इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ही होगा, मान लिया यहां से इंटर। ओके,
अब सोच, ये वाला जो पार्ट होता था ये और ये, इन दोनों को क्या बोलते थे? अपर्चर। अपर्चर का मिड पॉइंट और सेंटर से पास होने वाली लाइन को ही हम क्या बोलते थे? याद करो, इसको बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि सेंटर और पोल, इसको पोल बोला जाता था, है ना? अपर्चर का मिड पॉइंट। ओके, इससे जो लाइन पास करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मान लिया मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अच्छा, ये भी मान सकते हैं कि इधर का मीडियम μ1 है और इधर का मीडियम क्या मान लें? μ2। ये सबको अंडरस्टैंड हो रहा है? यानी इस वाले पार्ट का मीडियम कितना? μ2। और साथ में थोड़ी देर के लिए ऐसा भी मान लो कि जो μ2 है वो μ1 से बड़ा है। मैं ये भी कंसीडर कर रहा हूं, आगे जाके इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात बताओ, अगर मैं यहां से एक रे ले जाऊं जो इस पे इंसिडेंट कराऊं, जस्ट लाइक दिस वन, ये एक इंसिडेंट रे, एक रे इससे और निकले और वो ऐसे आ जाए, ये भी एक इंसिडेंट रे। ये बात सबको समझ में आ रही है? बेसिक बात है, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, बाद में फिर इसमें फास्ट जाएंगे। ओके, अब तो बताओ, अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूं तो जिस जगह पे सरफेस पे या बाउंड्री पे रे इंसिडेंट हुई है, क्या उस जगह पे हमें नॉर्मल बनाना होता था? तो हम नॉर्मल अगर इसमें बनाएंगे तो सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन कर दें, जो कि रेडियस होती है, और वही एक स्फेरिकल सरफेस पे क्या हो जाती है? नॉर्मल। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये एंगल कितना हो जाएगा? इंसिडेंट एंगल। दिस इज इंसिडेंट एंगल। अब सोचो, ये मीडियम रेरर है, ये मीडियम डेंसर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन मान ली है। तो सोच, रेरर से डेंसर जाते वक्त टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। ये लाइट रे अगर ये मीडियम सेम होते तो क्या ये सीधी चली जाती? ये ऐसे जाने के लिए ट्राई करती कि नहीं करती? लेकिन ये डेंसर मीडियम है, तो किधर आएगी? अब बताओ मुझे, रेरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे। याद रखना है, कुछ गड़बड़ मत करना, है ना? अगर लाइट रेरर से डेंसर जा रही है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। जाना यहां चाहती थी, मैंने उसको नॉर्मल की तरफ झुका दिया, क्योंकि वो ऐसे जाएगी। बताओ, ये लाइट रे रिफ्रैक्टेड है, तो ये एंगल कितना हो गया? R। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, अच्छा, ये रे तो सीधे निकल जाएगी, क्योंकि इस पे नॉर्मल यही आएगा, तो ये नॉर्मल से 0 डिग्री बना रही है, तो 0 डिग्री बनाते हुए जाएगी और यहां जा रही हुई, ये यहां से आ रही हुई, यहां कट कर गई, यहां क्या बन गई? इमेज। दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे कट करती हैं वहां हमेशा क्या बनती है? इमेज बनती है। वो बात में समझ में आ गई, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो, इस एंगल को बीटा मान लो, ये सब बाद में सब कैलकुलेट कर लेंगे, और इस एंगल को हम गामा मान लेते हैं। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का? अब जरा इस जगह पे स्नेल्स लगाओ जहां पे ये इंसिडेंट हुई थी। ओके, इसको M पॉइंट मान लो, चलेगा? M पॉइंट पे जब इंसिडेंट हुई, अगर इस जगह पे मैं स्नेल्स लगाऊं तो मैं ये कहूंगा कि μ1 साइन ऑफ I इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ R। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इंसिडेंट एंगल का साइन और उसमें उस मीडियम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। स्नेल्स का ये बात बोल चुका है, ये बात समझ में आती है। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो रेज होती हैं, ये सब जो हम डीलिंग करते हैं, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताया था कि ये सब पैरेक्शियल रेज होती हैं। ये बात समझ आ रही? पैरेक्शियल रेज का मतलब हुआ कि ये वाली रे यहां ना आके थोड़ा नीचे आ रही होगी, तो अगर ये पॉइंट P है, ये बात थोड़ा अंडरस्टैंड करना, तभी तुम्हें मजा आएगी। अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर डालूंगी, ये परपेंडिकुलर यहां पड़ रहा है क्योंकि मैं रे यहां इंसिडेंट करा रहा हूं। तुम सोच के देखो, अगर ये रे थोड़ा नीचे आए यहां पे, तो सोच परपेंडिकुलर कहां पड़ेगा? P पे, ऑलमोस्ट P पे पड़ेगा। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बिल्कुल याद रखना। ये तो मैंने ऊपर मान लिया ताकि मैं ज्योमेट्री बना पाऊं। अगर सोच, अगर मैं बहुत नीचे मान लेता, चलो तुम्हें दिखाता हूं, अगर मैं बहुत क्लोज मान लेता, मान लो यहां मान लिया ये, अब सोच इस जगह पे नॉर्मल खींच के देखो, नॉर्मल आएगा ये एंगल ये कितना छोटा हो गया, और सोच रिफ्रैक्ट करके रे कहां जाएगी? क्या इसके बिल्कुल ऐसे चली जाएंगे? तो ज्योमेट्री बनाने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर बनाया। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इसको मैं हटाता हूं, है ना? ये जैसे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके, तो सोच, ये वाली रे कैसी रे है? पैरेक्शियल रे। तो हम ये कहेंगे जो ये परपेंडिकुलर है बेसिकली वो यहीं पे गिर रहा है। इतना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब ये परपेंडिकुलर लग रहा है ऐसे इस जगह पे, लेकिन रियलिटी में वो कहां आ रहा है? यहां पे, क्योंकि ये रे कैसी है? पैरेक्शियल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी अगर तुम इसको मानते हो सपोज P डैश, तो आप यहां पे लिख सकते हो OP इज जस्ट इक्विवेलेंट टू OP डैश। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रे कैसी है? पैरेक्शियल रेज है। ओके, कोई डाउट नहीं है, ये बात याद रखना। OP इज इक्विवेलेंट टू OP डैश।
ओके, ये ध्यान रखना है। अच्छा सोचो अगर ये पैराक्सियल रेज होंगी तो क्या आई बहुत स्मॉल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल स्मॉल होगा। तो अगर आई स्मॉल है और तो उसके करस्पॉन्डिंग आर तो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा क्योंकि क्लोज टू नॉर्मल आ रही। तो आई एंड आर ये क्या है? स्मॉल एंगल्स हैं। अगर ये स्मॉल एंगल है तो सोचो, अगर हम एक और चीज पढ़ चुके हैं, तुम चाहो तो यहां लिख लो, मैं इधर लिख देता हूं। देखो उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है और यही टेन थीटा भी हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई एंगल साइन में थीटा बहुत स्मॉल लिया जा रहा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा और वही टेन थीटा के बराबर भी होता है। ये बात हम बता चुके हैं और पढ़ चुके हैं, याद रखने वाली चीजें हैं। ओके, कोई इसमें डाउट तो नहीं है? पक्का? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा स्मॉल का मतलब टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना? सोच साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो जीरो, तो थीटा भी जीरो है। तो सोच तू चाहे जीरो रख दे या साइन जीरो रख, एक ही बात तो है ना। और इसमें भी वही होता है, कॉस जीरो तो 1 हो जाता है। टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। कॉस जीरो कितना? 1 और साइन जीरो कितना? 0। तो ये सब वैल्यू सेम हो जाती है फॉर स्मॉल एंगल। ये तुम्हें याद रखनी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सोचो इस वाले रिजल्ट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। क्योंकि अगर ये स्मॉल है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग कह सकते हैं कि साइन I इज इक्वल टू I और साइन R इज इक्वल टू R। आई थिंक ये बात तुम्हें समझ आ रही होगी, इसके करस्पॉन्डिंग ये लिखा जा सकता है। ओके, अब जरा देखो, थीटा अगर स्मॉल था तो साइन थीटा थीटा था, वो टेन थीटा भी तो था। तो मैं ये भी लिख सकता हूं। जरा देखो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। एक और बात समझना, आई और इसको अभी ऐसे रखो तो थीटा और आर में चेंज करूंगा, थोड़ा और तुम्हें समझाता हूं और थोड़ी मजा आएगी। देखो पहले जरा अल्फा बीटा को इन्वॉल्व करते हैं। तुम मुझे बताओ, ये अल्फा है, ये बीटा है। तुम जरा एक ट्रायंगल देखना, जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है? वो ट्रायंगल में ध्यान देना। देख ये और ये ट्रायंगल बन गया। सोच इस ट्रायंगल में जो रेड वाला ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल ये। इतना समझाया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई, यानी यहां आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये बात समझना। यानी मैं लिख सकता हूं μ1 और यहां लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, ओके, इज इक्वल टू μ2। अब जरा आर की जगह देख, एक ट्रायंगल और देख, ये वाला ब्लू वाला देखो, ये बना रहा हूं, ये एंड ये। आई थिंक समझ आ गया होगा। देख ये दोनों इंटीरियर है और ये उसका एक्सटीरियर है। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? यानी कि यहां पे मैंने इसमें करस्पॉन्डिंग में क्या लिखा है, इस जगह पे लिखना I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड यहां ध्यान दो, यहां लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सोच यहां पे आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अभी ऐसे लिखो तो आर यही रखोगे और इसको इधर ले आओगे तो बताओ आर की जगह क्या आ जाएगा? यार ये समझ में आना चाहिए। तो बीटा माइनस गामा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब सोचो, चूंकि आई आर बहुत स्मॉल है तो सोच अगर ये वाला रे यहां आएगी तो आई बहुत स्मॉल हो जाएगा। यार अगर आई स्मॉल हुआ, ये रे ऐसे आ रही होगी तो अल्फा भी तो बहुत स्मॉल हुआ, और अगर अल्फा स्मॉल हुआ तो बीटा भी स्मॉल हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये नंबर स्मॉल है, कौन से नंबर, आई एंड आर अगर स्मॉल है तो ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा एंड गामा ये भी स्मॉल एंगल होंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर ये दोनों स्मॉल है तो अल्फा बीटा एंड गामा, जो गामा एंगल आ रहा है वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और अगर ये हो रहा है तो सोच इसके करस्पॉन्डिंग में एक चीज और लिख सकता हूं, जो कि मैंने कहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा है। तो क्या अल्फा की जगह में क्या लिख सकता हूं, देखना जरा समझना, μ1, ये बात ध्यान देना, μ1 और ब्रेकेट ओवर, क्या अल्फा की जगह में साइन अल्फा लिख सकता हूं या मैं टेन अल्फा भी लिख सकता हूं? तो हमारा फायदा है टेन अल्फा लिखने में, तो मैं लिखूंगा इसको टेन अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूं टेन बीटा, ओके,
एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू μ2, ढंग से समझना, ब्रैकेट ओवर टेन बीटा, बहुत ही बेहतरीन चीज है, माइनस 10 गामा। अंडरस्टैंड हो गया, कोई डाउट नहीं है, पक्का। अब जरा एक बात समझना, अगर मैं बोल रहा हूं कि OP इज इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू OP डैश है, तो सोच जरा, ये ट्रायंगल में देखना, ये OP डैश मत लेना, OP ले लेना, क्योंकि ये हमें पता होती है ये ऑब्जेक्ट और ये पोल है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होती है, U। अंडरस्टैंड हुआ? ये सेंटर है और ये पोल है, तो ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इमेज बन रही है, ये पोल है, तो ये डिस्टेंस क्या होती है, इमेज डिस्टेंस V। ये सब पे बहुत डिटेल में बातें हो चुकी हैं, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब जरा देख, tan अल्फा क्या लिख सकते हो, tan अल्फा बताओ, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर MP डैश नहीं लेना, MP, क्योंकि पैरेलल रेज है, तो बेसिकली जो OP है वही OP डैश है, तो हम इसको, ये बार परपेंडिकुलर यहां गिर रहा है बट ये ऊपर ले रहे हैं, तो अगर ये पास में लेते तो परपेंडिकुलर यहां गिरता ना P पे, तो बेसिकली हम tan अल्फा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, MP अपॉन OP, पक्का। ये यूज को बोल सकते हो, अंडरस्टैंड हो रहा है, कुछ गड़बड़ मत करना, तो जरा समझो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे तुम्हें समझ आना चाहिए, μ1 ब्रैकेट ओवर tan अल्फा की जगह MP, ये P है नालायको, है ना, डिवाइडेड बाय U, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखेंगे, MP डिवाइडेड बाय U प्लस tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, फिर से परपेंडिकुलर MP होगा पैरेलल के लिए, और बेस क्या हो गया, R के बराबर, तो क्या लिखोगे, MP डिवाइडेड बाय R। अंडरस्टैंड हो रहा है? एंड दिस इज इक्वल टू μ2 ब्रैकेट ओवर tan बीटा इज आल्सो इक्वल टू MP अपॉन R माइनस tan गामा, जल्दी बोलो, ये देख tan गामा, ये वाला tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो V है ना, यहां से यहां देखो, और परपेंडिकुलर क्या है, अभी भी MP है, तो MP डिवाइडेड बाय V। आई थिंक बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए, 1% कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर करूंगा ताकि तुम्हें समझ आए, ओके। ये कैलकुलेशन मैं यहां करने जा रहा हूं, देखो यहां से अगर तुम ढंग से देखो तो MP यहां से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं कट कर दे रहा हूं, चलेगा ना, और यहां देखो ऊपर, ओके, यहां करते हैं, तो अब हम लिखते हैं इसका जरा वैल्यू देखो, ये आएगा μ1, ये वैल्यू, और 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन R। MP तोड़ गया ना चारों तरफ से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, दिस इज इक्वल टू μ2 ब्रैकेट ओवर 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन V। ओके, अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो, μ1 μ2 को, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां समझना, तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन V प्लस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब देख और थोड़ा समझ लो, इसको ऐसे लिखो, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R। दिस इज द फॉर्मूला। ये रिलेशन है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक मैंने इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं डाला है, ये बात याद रखना। लेकिन विदाउट साइन कन्वेंशन कोई चीज यूज नहीं की जा सकती है। साइन कन्वेंशन में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं अभी तक। पहले तुम इसी पे तुम्हें काम करवाऊंगा, फिर कुछ शॉर्टकट्स में अपने में साइन कन्वेंशन बताऊंगा, बट अभी नहीं। अभी तुम ये बताओ कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, तो क्या वो पॉजिटिवली जाएगी? और अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेकिन कहां से मेजर करेंगे? पोल से, तो क्या वो नेगेटिवली जाएगी? अच्छा, पोल रहा ये। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है तो क्या तुम्हें ऐसे आना पड़ेगा? और अगर ऐसे आना पड़ेगा तो इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हो तो क्या यू नेगेटिव होगा? अच्छा, सी कर्वेचर है कि नहीं है? सेंटर है कि नहीं है? तो बताओ तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा। तो बताओ तुम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो, पोल से ही चलना है हमेशा यार,
तो सोच पोल से चलेगा इधर की तरफ, तो आर कैसा पॉजिटिव, इमेज कहां बनने यहां, बताओ पोल से मेजर करोगे तो ऐसे जाओगे, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो v भी कैसा होगा पॉजिटिव। तो जब साइन कन्वेंशन डालोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा जरा समझना, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन v तो पॉजिटिव ही रहना है। इसको ये कुछ गड़बड़ किया क्या, ये पॉजिटिव होगा यार, अरे ये प्लस है ना, हाँ आप जरा देखो माइनस μ1 अपॉन माइनस u है ना, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और डिवाइडेड बाई प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिखोगे μ2 अपॉन v प्लस μ1 अपॉन u एक सेकेंड, ये तो पहले से ही प्लस था ना, और ये माइनस पुट करोगे तो यहां आ जाएगा माइनस। यार ये बहुत बेसिक चीज है, तुम्हें समझ आ रही है बात, कोई गड़बड़ मत करना यार, छोटी सी बातें इसमें, पक्का कोई डाउट तो नहीं है, ये फॉर्मूला पक्का पता चल रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैंने साइन कन्वेंशन डाले, तुम फाइनली बस इतना समझ लो, तो जब u की जगह डालोगे माइनस u, तो ये माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, सही है, सबको समझ में आना चाहिए, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r, ये पूरा साइन कन्वेंशन के साथ फॉर्मूला आ गया। अगर ये फॉर्मूला पूरा साइन कन्वेंशन के साथ है, लेकिन बात ये आती है, ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इस पे साइन कन्वेंशन डालेंगे, इस पे नहीं, ये विदाउट साइन कन्वेंशन था, ये तो बस ऐसे देखने के लिए है, हाँ, बट रियल फॉर्मूला क्या है, यही तुम्हारे बोर्ड में भी पूछा जाएगा, यही सब चीज जगह पे लगेगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं रख देना है कि u को पॉजिटिव रख दो, v को पॉजिटिव नहीं, u v r ये तीनों के साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। एक क्वेश्चन में लेता हूं, तुम्हें समझ आएगा कि किस तरह से इसको यूज करना है। ओके, ये सबको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? चलो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। अब u मतलब μ1 और जो μ2 हमने लिए है ना, अब तुम कैसे भी लो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो कोई टेंशन भी नहीं लेनी है, कुछ दिक्कत नहीं है। फाइनल फॉर्मूला क्या है वो तुम्हें याद रखना है, तो जरा फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा है वो हम एक बार लिख लेते हैं दोबारा, और इसको बार बार लिख के थोड़ा याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई कर्वेचर। ये जनरलाइज फॉर्मूला है जो तुम्हें हर जगह याद रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा समझ आए। r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओके, इधर का मीडियम मैंने मान लिया 2 म्यू है, इधर का मीडियम है म्यू, ओके, म्यू और 2 म्यू है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। आपको बताना है इमेज कहां बनेगी, पोल से उसकी डिस्टेंस मेजर करनी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। कोई दिमाग मत लगाना कि ये रेयर है, ये डेंसर है, कहां जाएगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या करना है, एक रे यहां से ले जाओ ऐसे, और उसको यहां पे ऐसे ले आओ, जोड़ दो, और एक रे सामने से आ रही होगी ऐसे, तो ये दोनों रे इस जगह कट कर जाएंगी, ये इमेज बन जाएगी, और v तुम्हें निकालना है वो ये है, पक्का इतना ही काम करना होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। म्यू2 कौन सा मीडियम होता है जिसमें रे रिफ्रैक्ट करके जा रही है, यानी वो क्या है 2 म्यू, तो यहां क्या रखोगे 2 म्यू डिवाइडेड बाई v, ये तो अभी ऐसे ही रखना है, अपने आप साइन आएगा, अभी तो पॉजिटिव है तो उसको ऐसे रखो v। अच्छा माइनस μ1 क्या है म्यू डिवाइडेड बाई ये कितना है u है, पोल गिरा ऐसे तो -30। अंडरस्टैंड हुआ? मैंने कहा था कि यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन v u और r के साइन पुट करने हैं, पक्का कोई डाउट नहीं है। अच्छा तो यहां पे u कैसा था, अब पोल गिरा, इंसिडेंट रे ये आ रही है, तो तुम इसकी डिस्टेंस मेजर करोगे तो ऐसे आओगे ना, ये -30 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जिसमें रे जा रही है माइनस जिससे आ रही थी, तो क्या लिखोगे 2 म्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाई, बताओ r को प्लस रखें कि माइनस, r 20 है, प्लस की माइनस, r इधर है ना कहीं ना कहीं, अरे कर्वेचर ऐसा है तो r इधर होगा ना यार। तो सोच अगर ऐसे है और रे ऐसे आ रही है तो r को क्या रखोगे +20। भी सॉल्व करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा पहले देखो म्यू यहां से कॉमन ले लो, यहां ये पूरा कट गया ना यार, म्यू बाहर ले लो, उड़ जाएगा, प्लीज इतना तो करो।
ये उड़ गया। देख यहाँ क्या बचा, 2/v माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/30 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, अरे 2 म्यू माइनस म्यू तो म्यू बचेगा ना, तो 1/20। ओके, ये पॉजिटिव रखना था मैं, इसको उधर ले जाओ। तो 2/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, कितना एलसीएम ले लें 16, तो इधर कितना बचेगा 3 माइनस 2। ओके, समझ आ रहा है ना, 3 माइनस 2, और यहाँ पे 2/v, तो सोचो ये कितना आ गया 2/v इज इक्वल टू 1/60, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 120। सिंपल लॉजिक। अब देख v पॉजिटिव आ रहा है, v पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही बनाया, रे ऐसे ही आ रही होगी। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो तो मैं इस पे एक और क्वेश्चन कर देता हूं, तुम्हें और दिक्कत ना हो, है ना। देखो, मतलब तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मेन बात हो रही है। एक मैं और कर देता हूं, इसमें 120 आ रहा है, 120 का मतलब रे इधर ही कहीं बन रही होगी, ठीक है। हमने रेयर ट्रेन से कुछ नहीं सोचा, चलो और चेंज करके कर देते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो ये रहा, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, इधर का मीडियम मान लेते हैं 3 म्यू, इधर का मान लेते हैं म्यू, चलेगा ना। ये डेंसिटी, ये रेयर, तुम्हारा मैंने कहा ना जो मर्जी है वो लिखो, मुझे कोई उससे टेंशन नहीं है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मान लिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पोल हो गया। बताओ, एक रे ऐसे आएगी, उसको ऐसे जोड़ दो, कुछ दिमाग मत लगाओ, बस जोड़ दो ऐसे, है ना। एक रे सीधे जा रही थी, वो यहाँ कट कर जाएगी, यहाँ क्या बन गई इमेज। इसकी डिस्टेंस को क्या मान लोगे v, v पे कोई साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप साइन के साथ ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वही तो तुम फाइंड कर रहे हो। चलो फॉर्मूले में डालो, बताओ रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा, म्यू। कंफ्यूज मत होना, ये कौन सा ऊपर v के ऊपर कौन सा मीडियम होता है जिसमें रे रिफ्लेक्ट करके जा रही है, याद रखना। तो इंसिडेंट तो ये थी, रिफ्रैक्टेड ये थी, तो ये हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या लिखोगे म्यू डिवाइडेड बाय v। बेटा प्लीज कंफ्यूज मत होना, मेरा पॉइंट समझ लो। म्यू2 कौन सा मीडियम होता है, रिफ्रैक्टेड। वहां रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा है, ये तो इंसिडेंट मीडियम है ना। ये कौन सा, रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्टेड मीडियम डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस, है ना, माइनस इंसिडेंट मीडियम 3 म्यू डिवाइडेड बाय -20, क्योंकि ऐसे मेजर करना पड़ेगा, तो ये ऐसा आएगा नेगेटिव -20 इज इक्वल टू ये मीडियम यानी कि म्यू माइनस 3 म्यू डिवाइडेड बाय आर, कैसा, ये कर्वेचर है तो सेंटर इधर होगा, तो पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए इधर जाना पड़ेगा, और इधर जाने के लिए वो इंसिडेंट की डायरेक्शन में होगा, दैट मींस पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे 10, देखो म्यू 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 गया, यहां क्या 1/b माइनस माइनस प्लस 3/20 इज इक्वल टू ये 1 है और ये 3 है, सबट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, अरे म्यू माइनस 3 म्यू तो -2 म्यू, पक्का म्यू म्यू तो उड़ चुका है, तो 2/10 किसका, माइनस का, तो 2/10। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं। देख 1/b इज इक्वल टू, इसको ले जाओ, तो -2/10 -3/20, अंडरस्टैंड हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें क्या एलसीएम ले लोगे, चलो इधर करते हैं आगे, इसमें एलसीएम ले लो कितना 20 एलसीएम ले लो, तो 10 2 बचेगा इधर, तो माइनस, अरे ना लाइको 4 हो जाएगा, अबे 20 एलसीएम दिया ना, 4 हो गया ना यहाँ पे, -3, तो दिस इज इक्वल टू -7/20, और ये किसके बराबर है 1/v के बराबर, तो 1/v इज इक्वल टू -7/20, तो यहां से v कितना है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यानी कि v इज इक्वल टू आ गया कितना 20/7 विद नेगेटिव साइन सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। अब देख यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो तुम्हें समझनी है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, इसमें v क्या आया था 120, मैंने दोनों को एक साथ पैरेलल डील इसलिए किया ताकि मैं दोनों बातें समझा सकूं। v का प्लस में 120 आने का मतलब था रे वाकई में कट कर रही थी, यहां माइनस का 20/7 आ रहा है, माइनस का 20/7, माइनस का मतलब ये होगा कि जो इमेज मैंने यहां मान ली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रियलिटी में ये बन किधर रही होगी पीछे, क्योंकि माइनस आ रहा है। बोलो पक्का, तो इससे कोई टेंशन नहीं लेनी है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम इधर बनाओ या पीछे बनाओ, बट मैं इसको इसलिए ऐसे डील कर लेता हूं कि आप सीधे मान लो कि कन्वर्ज हो रही, बस अपने आप आंसर में आ जाएगा। तो रियलिटी में इमेज कहां बन रही होगी, पीछे। बोलो तो मैं रियल डायग्राम बना के दिखाता हूं, तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा।
बट वो डायग्राम बनाने का टाइम नहीं होता एग्जाम में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो। सबसे बड़ी बात ये, इसलिए तुम्हें तो फाइनली आंसर ही निकालना है ना, डायग्राम कैसा भी बना उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, बाद में आंसर जब आएगा तो तुम्हें ये पक्का पता चल जाएगा कि तुमने जो डायग्राम बनाया है वो वाकई में वो वैसा नहीं होगा, वो दूसरा होगा। तो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ कैसे दूसरा होगा, जरा देखो। अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं, मैंने ये सोचा नहीं कि कहां कैसे जा रहा, मेरा आंसर सही आया, लेकिन तुम जरा सोच के देखो, अगर रियलिटी में कोई बच्चा सोचना चाहे तो वो क्या सोचेगा, तुम जरा समझना। मैं ढंग से तुम्हें समझाता हूं। बताओ तुम मुझे एक बार बताओ, ये कहां पे रखा है? 20 पे रखा है कि नहीं रखा है? ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा, मतलब रे ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, इंसिडेंट रे। ये कौन सा मीडियम? 3 म्यू। ये कौन सा मीडियम? 2 म्यू। अंडरस्टैंड करना, यहां कहीं सेंटर होगा, सेंटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। पक्का? तो सोच इस पे नॉर्मल कहां जाएगा? यहां मान लो, ओके, नॉर्मल कहां जाएगा? ये नॉर्मल आ गया। अब सोच ये मीडियम कौन सा है? ये मीडियम है म्यू। देखो ना यार, पक्का? अब सोच ये एंगल इंसिडेंट एंगल हो, लेकिन रे जा कहां रही है? डेंसर से रे में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी? बट इतना सोचने का टाइम थोड़ी ना होता एग्जाम में, इसलिए मैं ऐसे बना देता हूं। और तुम्हें भी ऐसे ही करना है, दूसरा अपना कोई फालतू का दिमाग लगाना नहीं है, सीधे ऐसे ले जाएंगे और इसे जोड़ देना है। और जोड़ के वी अपने आप साइन के साथ आएगा, वी में कोई साइन रखना ही नहीं, वो अपने आप आएगा। अगर वो पीछे बन रहा होगा तो माइनस आएगा, और आगे बन रहा होगा तो प्लस आएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोच रियलिटी में ये 3 म्यू से जब म्यू में जाएगी तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, अगर मीडियम सेम होता तो। अगर ये दोनों सेम तो सीधे निकल जाती ना, लेकिन अब सो डेंसर से कहा जा रही है एरर में, तो ये और नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब सोच अगर इसको तो पीछे बढ़ाएगा ये, और एक रे जो यहां से गई उसको पीछे बढ़ाएगा तो ये क्या होगी? इमेज। और अगर तुम ढंग से देखो तो इमेज आ रही 20/7। देखो 20 से कम है, और तुम्हें डायग्राम में भी रियल समझ आ रहा है कि वो 20 से कम ही आंसर आएगा पीछे। और अगर ये पीछे बन रही है तो बताओ तुम्हें ये पीछे जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है कि नहीं? तो बताओ जब दो रिफ्रैक्टेड रे को हम जबरदस्ती मिलाते हैं तो क्या वो इमेज रियल होती है? नो। वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल। तो ये इमेज कैसी है? वर्चुअल। सिंपल लॉजिक है। लेकिन बेटा इतना तुम दिमाग लगाओगे फिर वहां एग्जाम में सोचोगे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मानना यह है कि तुमसे एग्जाम में क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व हो, वही सबसे ज्यादा बेटर वे होता है। मैं बुक इस मेथड यूज थोड़ा अवॉइड करता हूं यूज करना, क्योंकि बच्चा उसमें फंस जाता है, एक एक पेज के कैलकुलेशन नहीं करने। मैं तुम्हें पूरे ऑप्टिक्स में ये जिगजैग पाथ ही पढ़ाऊंगा। और देखिए एक बात और तुम्हें समझाता हूं, तुम्हें देखो ये सबको समझ आ गया, रियल पिक्चर ये है, लेकिन क्या मेरे आंसर में कोई फर्क पड़ा? नहीं। मैं आंसर चाहूं तो इससे भी निकाल दूं, इसमें वैल्यू डालोगे इसमें भी आंसर वही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन के साथ वैल्यू पुट करोगे अपने आप आ जाएगा। तुमने ये रियल पिक्चर बनाया कि नहीं बनाया? अब तू सोच जरा, जब वैल्यू पुट करेगा, मैं चलो एक बार लिख ही देता हूं तुम्हें, ये रिफ्रैक्टेड मीडियम है, क्या लिखोगे? म्यू डिवाइडेड बाई, यहां वी लिखना है ना, ये फॉर्मूले में देखो रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय v। यहां बताओ v क्या तुमने माना? रियल में ये इधर माना, ये डिस्टेंस कितनी है? v है कि नहीं? तो सोच अगर ये पीछे बन रही है तो पोल से ये डिस्टेंस मेजर करने में नेगेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? अब तुम पीछे बना रहे तो नेगेटिव लोगे, मैंने वहां पॉजिटिव क्यों लिया था? पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? अच्छा, -3 म्यू डिवाइडेड बाय -20 इज इक्वल टू यहां कितना? म्यू -3 म्यू डिवाइडेड बाय +10, है ना? अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। पहले म्यू म्यू उड़ा दो। ओके, देखो यहां क्या लिखोगे? 1/-v और प्लस ये कितना आएगा? 3/20, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना आएगा? -2/10। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको उधर ले जाओ, तो 1/v। यार अंडरस्टैंड करो ना, इसमें क्या दिक्कत है? अंडरस्टैंड करो, कोई डाउट नहीं। अगर तुम v पे साइन नहीं रखना चाहते तो भी चलेगा, मतलब अगर तुम v पे साइन नहीं रखना चाहते चलो ना रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको उधर ले जाओ, देखो ये कितना हो जाएगा? -2/10, और ये कितना आ जाएगा? -3/20। देख वही आंसर है। v पे साइन रखोगे तो ये प्लस आ जाएगा। वो क्यों प्लस आ रहा है? क्योंकि साइन तुमने पहले ही यूज कर लिया है, तो पॉजिटिव में आएगा ना। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए किसी भी तरह का। आई थिंक ये पूरा क्लियर हो रहा है। और देखो और क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं। साइन मत रखना v पे, क्योंकि तुम बाद में कंफ्यूज हो गए। तुम जो निकालना हुआ करे ना उस पे कभी साइन मत डाला करो, बस चलेगा। कभी साइन मत डालो, जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस पे साइन डालने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आएगा, साइन के साथ आएगा। देख अपने आप नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब पीछे बढ़ रहा है, तुमने सही माना है ना? लेकिन मैंने यहां माना था तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ गया था आंसर में? नहीं।
तो ये ज्यादा बेटर है। क्यों हम सोचे कि रियल वो कौन डेंसर है कौन रेयर है, उसकी जरूरत ही नहीं। देखो और एक बात समझो, देखो इसमें बेटा सारा खेल जो है ना वो साइन कन्वेंशन का है। ये जब बार बार बोल रहा हूं कि जो वैल्यू कैलकुलेट करनी हुआ करे उसका साइन मत पुट करना, वो अपने आप क्वेश्चन में आ जाएगा, बाकी सबके साइन पुट करना, कोई टेंशन 1% नहीं होगी। चलो तो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं। देखो याद है तुम्हें एक चीज मैंने पढ़ाई थी कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ कहीं डी डिस्टेंस पे, याद है ना, डी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था और ये वाटर था या कोई मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, याद है ना, और तुम्हें इधर से ऑब्जर्व करना था, याद आ रहा है ऐसे, और तुम्हें एपरेंट डिस्टेंस निकालनी थी, y निकाला था और इधर का मीडियम μ1 था। आई थिंक तुम्हें याद होगा, कोई कंफ्यूजन मत करना यार, तुम लोग कुछ भी सोचते रहते हो। ठीक है, देख ये इधर का मीडियम μ1 है, इधर का मीडियम μ2 है। ठीक है, याद कर y क्या है, μ1 अपॉन μ2 इंटू डी, ये आया और इमेज बन रही थी वर्चुअल। सोच मेरा लॉजिक मैं तुम्हें क्यों ये बताना चाहता हूं। देखो कोई भी तरीका अगर मैं तुम्हें बताता हूं तो ये मान लो कि वो मैं बहुत जगह पे बहुत बार उस पर एक्सपेरिमेंट कर चुका होता हूँ, बहुत बार उसको यूटिलाइज कर चुका होता हूँ, तभी तुम्हें वो तरीका बताता हूँ। और उससे बच्चों के यही होते हैं शॉर्टकट्स और यही होते हैं टीचर्स के नॉलेज जो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देख मैंने उस समय तुम्हें रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ाया था तो इसलिए मैंने ये तरीका नहीं बताया था, उसके लिए बहुत सारे बकवास और कैलकुलेशन हमने किए थे। पर सोच जरा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक रे तो ऐसे जाएगी उसको सीधे लेके चले जाओ, पक्का ये इंसिडेंट रे है ना, दूसरी रे यहां लाओ, ये बाउंड्री और यहां जोड़ दोगे और सो जोड़ दे सीधे आ रही तो यहां कट करी, यहां इमेज बन गई। क्या ये डिस्टेंस मैं y मान लूं इमेज डिस्टेंस, और क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d तुम्हें पता है, बोलो पक्का। ये इंसिडेंट रे थी कि नहीं थी, ये रिफ्लेक्टेड रे, कुछ सोचा, अभी जो मैं क्वेश्चन डील कर रहा था वही तो किया। अब देख y अपने आप साइन के साथ आएगा, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला दे, कौन सा मीडियम, रिफ्रैक्टेड मीडियम, पता है यहाँ पे रिफ्रैक्टेड मीडियम को कितना है μ1, इंसिडेंट मीडियम क्या है μ2, तो ये क्या लिखेगा μ1 अपॉन ये डिस्टेंस y विदाउट एनी साइन, कुछ नहीं, ठीक है, माइनस ये कौन सा मीडियम है, इंसिडेंट मीडियम μ2 डिवाइडेड बाय इसमें डिस्टेंस नेगेटिव की पॉजिटिव, देख ये पोल है, इससे ये डिस्टेंस कैसे इंसिडेंट ऊपर जा रही है, नेगेटिव रखोगे कि नहीं, माइनस डी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, रिफ्रैक्टेड मीडियम माइनस इंसिडेंट मीडियम, इंसिडेंट मीडियम ये रहा और रिफ्रैक्टेड मीडियम ये रहा, डिवाइड बाय कर्वेचर। सोच प्लेन सरफेस का कर्वेचर इंफिनिटी, कोई प्लेन सरफेस है उसका कर्वेचर कहां जोड़ोगे, इंफिनिटी है ना, अर्थ में फ्लैट नजर आती है, रेडियस कितनी बड़ी है, टेंडिंग टू इंफिनिटी, बात समझ में आई कि नहीं, मतलब वो तो वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, बट अगर प्लेन सरफेस हो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। देख नंबर ये 0 हो गया, तो ये क्या आएगा μ1 अपॉन y प्लस माइनस माइनस प्लस μ2 अपॉन d इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ, तो μ1 अपॉन y इज इक्वल टू μ2 बाई d, आया समझ में। सोच इस नंबर को अगर तू वहां ले जाए, इसको नीचे लाए और इसको इधर लाए, अच्छा ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा पक्का, तो y इज इक्वल टू वही आ गया μ1 अपॉन μ2 इंटू डी विद नेगेटिव साइन। अब देखिए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इमेज यहां बन रही है, नहीं, नेगेटिव का मतलब होगा कि यहां से नीचे बन रही है, और रियलिटी में अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हारे पास यही डेटा में पूरा डायग्राम बना के इतनी सारी बकवास करके ये चीज निकाली थी, याद आ रहा है, ऐसे माना था, फिर मैंने कहा था ये μ2 है, ये μ1 है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो लाइट रे ऐसे चली गई थी, फिर इसको पीछे बढ़ाया था, इसको पीछे लाए थे तो यहाँ इमेज बनी थी, इस डिस्टेंस को हमने y बोला था, ये d था यार, प्लीज समझ जाओ, ये बहुत सारी बकवास करी थी इसमें, क्या ये एक लाइन का है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत है क्या, तो अब ये कहीं पे भी लगाओ, तो ये लॉजिकल पॉइंट। अच्छा इधर तुमने माना तो क्या आंसर गलत है, नहीं, तुम क्यों फालतू में सोचें कि कौन डेंसर है कौन रेयर है, कोई भी मीडियम दे दो, कोई भी कुछ दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल इतना याद रखना है कि इंसिडेंट मीडियम कौन है, मतलब लाइट रे किस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है और किस मीडियम में रिफ्रैक्ट करके जा रही है, सिंपल लॉजिक, पक्का समझ आ रहा है। किसी भी ये एक सरफेस के लिए लगा, कोई एक सरफेस स्फेरिकल होगा उसके लिए फॉर्मूला, और ये एक मीडियम से आने वाला मतलब जिस पे रिफ्लेक्ट करके जा रही है, और ये इंसिडेंट मीडियम, खत्म। हाँ एक बात और याद रखना, V और U
ये जरूरी नहीं है कि कहां बन रहे हैं, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन यहां जो म्यू1 म्यू2 और जो म्यू1 लिखे जाते हैं ये हमेशा रखे जाते हैं इंसिडेंट मीडियम वाले और रिफ्रैक्टेड मीडियम वाले। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा, लोगों को समझ आया होगा कि इसमें क्या डील करना। क्लियर है? और देखो मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं, मतलब अब इस पे क्वेश्चंस ही हैं, तुम जितने क्वेश्चंस चाहो उतने इस पे करो, अभी मतलब इस पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो और तुम्हें समझ आएगा, मतलब क्वेश्चंस करने के लिए कोई कमी थोड़ी ना पड़ी। अभी आईटी में 2-3 क्वेश्चंस आए वो मैं तुम्हें कराता हूं, इवन दैट सब्जेक्टिव है, जेई में 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव आया था, वो इस पे बेस्ड आया था, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ कैसे वो करा जा सकता है, होमवर्क दे दूंगा, उसमें क्या। देखो और जरा समझो, मान लो मैं तुम्हें ऐसे करूँ कि एक मीडियम ये, एक बाउंड्री ये कर दूं, है ना, और एक बाउंड्री ये कर दूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है मुझे? तुम जितना मर्जी या उतनी बाउंड्री बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, कोई टेंशन नहीं। इसको मान लो पोल 1, इसको मान लो पोल 2, क्या प्रॉब्लम है? इसकी रेडियस r मान लो, इसकी रेडियस 2r मान लो, जो तुम्हारी मर्जी करे मान लो। ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये डिस्टेंस कितने मान लो, चलो 2r मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये डिस्टेंस मान लेते हैं, चलो 4r, क्या फर्क पड़ता है ना। चलो मीडियम बताओ कितना मान लें, म्यू मान लें, चलो म्यू मान लेते हैं, चलो ना 2 म्यू मान लेते हैं, इसका म्यू मान लेते हैं, इसका कितना मान लेते, चलो 3 म्यू मान लेते हैं, जो तुम मन करे। लेकिन याद रखना हम जो क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं ये लोगों को बहुत टिपिकल लगते हैं बेटा, लेकिन जो तरीका बताऊं अगर वो फॉलो करोगे जीवन में दिक्कत नहीं होनी है ना। कैसे? जिगजैग पाथ बनाना आता है ना, हाँ वो तो सभी को आता होगा। देख एक रे यहां से ले जाओ सीधी जाने दो, क्योंकि वो सीधी जाएगी, ऐसे निकलती चली जाएगी कि नहीं, रेफरेंस के लिए बना लिया, एक रे सीधी जा रही है। दूसरी रे यहां से निकालो, यहां ऐसे कट कराओ, यहां कट कर गई, फिर यहां से ऐसे निकालो, फिर इधर कट कराओ। सोच यहां पे ये वाली रे और ये वाली रे कट कर रही तो एक इमेज यहां बनी, फिर यहां से गई और ये यहां से गई तो यहां पे दूसरी इमेज बनी। तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम P2, तो सोच फाइनल इमेज तो यही हुई ना। क्या मैंने सोचा कौन सा डेंसर कौन सा रेयर, जिगजैग पाथ, ये खत्म कहानी। और अभी अपना फॉर्मूला लगा देंगे, वो तो है हमारे पास, आंसर मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक तो मैं कम से कम कैलकुलेट कर ही दूं, है ना। चलो ये फॉर्मूला एक सरफेस के लिए वैलिड है कि नहीं, ये वाला सरफेस, चलो लगाते हैं। पहले सरफेस के लिए बताओ, पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन, ये, इंसिडेंट मीडियम कौन, ये। बताओ क्या ये डिस्टेंस को x मान लिया जाए नालायकों, तो ये डिस्टेंस क्या 4r - x बचेगी, पक्का। अब देखो रिफ्रैक्टेड मीडियम म्यू डिवाइडेड बाय v कितना, x निकाल रहे हैं, कोई साइन नहीं डाला, अपने आप आएगा, x निकाल रहे हैं नालायकों, -2 म्यू इंसिडेंट मीडियम डिवाइड बाय ये, प्लस रखूं कि माइनस रखूं, पोल यहां है, इंसिडेंट ये है, इधर जा रही है नेगेटिव, -2r is equal to this minus this mu minus 2 mu divided by, अब यहां क्या रखा जाता है, कर्वेचर। सोच कर्वेचर ये है, सेंटर इधर कहीं होगा, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही, पोल से डिस्टेंस मेजर करने में पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, प्लस r। क्या x निकाल सकते हो, यस निकाल ही सकते हैं। म्यू 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 उड़ गया, यार मैं डायरेक्ट उड़ा देता हूं, तुम कॉमन लेके उड़ाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना। समझ आया ना कैसे उड़ाया नालायकों, यहां से म्यू कॉमन लोगे 1 - 2 बचेगा, म्यू यहां से म्यू कॉमन लोगे तो म्यू म्यू उड़ जाएगा। ये सब तुम्हें काम करना है ना, 1/x, ये माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 2/2r, दिस इज इक्वल टू ये कितना माइनस, अब 1 - 2 -1/r, इसको इधर भेज दो, 1/x इज इक्वल टू 1/r, ये 2 से 2 उड़ा दो, माइनस, ये माइनस का था, ये उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा, यानी 1/x is equal to -2/r, तो x is equal to r/2 इतने रिलेशन। अब देख ये नेगेटिव आ रहा है, कोई टेंशन नहीं जरूरत है, ये मत सोचना कि यार इधर नहीं बनने इधर नहीं, वो कुछ बकवास नहीं, हमें उसको सोचना ही नहीं, जो आया उसी साइन के साथ रखने, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। वो बात की बात है। यहाँ इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए देख ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इस सरफेस के लिए ये और ये इंसिडेंट रे हुई ना यार, ये थोड़ी ना हुई, ये इंसिडेंट रे हुई इस सरफेस के लिए कि नहीं, तो सोच इसके लिए रिफ्रैक्टेड मीडियम क्या हुआ 3 म्यू,
इंसिडेंट मीडियम क्या होगा, म्यू। पक्का फॉर्मूला लगा रहा हूं, ढंग से समझना। तो मैं यहां लिखूंगा 3 म्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस v मान लो, है ना, ओके, v माइनस ये मीडियम म्यू डिवाइड बाई, सोच ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, पोल इससे मेजर करोगे ना, अब ये थोड़ी ना मेजर करना है, अब ये मेजर करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इस पोल के लिए, पक्का इस सरफेस के लिए। तो सोच ये डिस्टेंस इधर चल रही है, तो बताइए नेगेटिव आएगी, बिल्कुल, -4r माइनस एक्स। अभी एक्स की वैल्यू नहीं डाली, बाद में पुट करेंगे। देन 3 म्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाई कर्वेचर ये है, सोच इसका सेंटर कहां होगा, इधर कहीं, अरे यार, और रे ऐसे आ रही है, अब इसको मेजर करना है तो इसके पोल से मेजर करोगे तो ऐसे चलना पड़ेगा, -2r। ये तुम एक बात याद ही कर लो, देखो कभी भी अगर कर्वेचर ऐसा हो, तुम्हें बार बार सोचना ही ना पड़े, कभी भी अगर कर्वेचर ऐसा हो, रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे अगर ऐसे आ रही है, ठीक है ना, तो r को हमेशा पॉजिटिव लेना है, पक्का। और अगर कर्वेचर ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो इसके r को हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। ये दो बातें तुम याद ही रखो ना, क्या दिक्कत है। अगर कर्वेचर ऐसा है और रे ऐसे आ रही है तो r को क्या लोगे, पॉजिटिव। कर्वेचर ऐसा है, रे ऐसे आ रही है, दीज आर इंसिडेंट रे, तो r को कैसे लोगे, नेगेटिव। तो बता ये कर्वेचर है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो r को नेगेटिव रख दिया, पक्का। अब ये जो x निकाला था ना, x यहां जो आया है, माइनस आया है तो माइनस, प्लस आया तो प्लस, वही रख दो, पक्का। देखो पहले तो म्यू उड़ाओ, यहां कितना 3 बाई वी माइनस माइनस प्लस 1/4r माइनस x है, तो माइनस तो है ही है, और -r/2 जो आया है वही पुट करना है, माइनस आया तो माइनस पुट करो, प्लस आया तो प्लस पुट करो, टेंशन मत लेना। एंड दिस इज इक्वल टू 3 - 1, अरे 3 म्यू तो कितना 2/2r, म्यू तो पहले उड़ा दिया, ये उड़ गया। अच्छा ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ओके, कोई डाउट नहीं बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आया। अब देख ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ क्या लिखोगे 3/v प्लस 1/, ये देखो जरा कितना हुआ 4r माइनस r/2, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये कितना हो जाएगा, कितना आएगा 8 प्लस 1 8r, अरे एलसीएम लोगे ना 1 मान के, यार ये थोड़ा समझा तो करो। तो यार 2 एलसीएम ले तो ये कितना 8 2 मल्टीप्लाई होगा और 9, तो 9r/2 2 ऊपर चला जाएगा, पक्का समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। मैं बाद में अगले स्टेप में लिख दूंगा, ये 2 कट गया तो -1/r, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब चलो इधर थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं, ध्यान देना। देखो वो आ रहा है 3/v, ये एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा प्लस में 2/9r, क्यों 2 एलसीएम लोगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हुआ 9, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है, एंड दिस इज इक्वल टू -1/r। इसको इधर भेजो, 3/v इज इक्वल टू -1/r माइनस 2/9r, 9r एलसीएम ले लो, पक्का। सो ये उड़ गया तो 9 आ गया, -9 आया, -2 आया, ओके, -9 -2, तो ये कितना हो गया 3/v इज इक्वल टू -11/9r। इसको यहां लाओ तो 9 3 कितना 27, तो v इज इक्वल टू आ गया, इसको उधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, तो यानी 27r/11 विथ नेगेटिव साइन, ये आंसर है। यानी इसमें भी ऑब्जेक्ट कैसा बनना होगा, मतलब इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ है, क्या लॉजिक किया जाए, कैसे किया जाए, उसमें कोई टेंशन नहीं। और ये माइनस में क्यों आ रहा है, अगर तुम्हें ये जानने की बहुत जल्दी है, मतलब अगर तुम्हें ये जानना है तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, ये भी माइनस में क्यों आ रहा है तुम ये भी समझ सकते हो। क्यों, जरा सोच, ये मीडियम कैसा है, डेंस है, ये मीडियम कैसा है, रेयर। सोच नॉर्मल ऐसे आएगा तो रे ऐसे जाएगी ना, तो पीछे बनेगा। अब जरा सोच, ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम डेंस है, इसका नॉर्मल कैसे आएगा इधर। तो सोच अगर रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल ऐसे आएगा, तो वो ऐसे मुड़ जाएगी, तो इधर तो कभी कटी नहीं करेगी ना। लेकिन हमारे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमें रे डायग्राम रियल में बनाना ही नहीं है कि कैसा रियल, रे डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है।
ऑब्जेक्ट से एक रे निकालो, ऐसे सरफेस पे ले जाओ, ऐसे ऐसे जिग जैग, अपने आप आंसर आएगा। दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर फालतू में कोई दिमाग लगाओगे तो बेटा क्वेश्चन इस पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मैं तुम्हें क्रेडिट दे लेता हूँ, लोग बहुत परेशान रहते हैं इसमें पक्का। लेकिन जिग जैग पार्ट बनाओगे तो कोई दिक्कत कभी जीवन में नहीं हो सकती। तो प्लीज ये बात तुम्हें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ओके, देखो मतलब देखो ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम इसमें कितने सारे क्वेश्चन जितने चाहो उतने करो यार, लिमिटेशंस तो है ही नहीं इसमें। मतलब ये वो पार्ट है स्फेरिकल सरफेस वाला कि इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। व्हेन दैट प्लेन सरफेस में सब इन्वॉल्व करो। देखो और तुम देखो यार, देखो समझ, मान लो मैं बोलूं चलो एक सरफेस ये, एक ये, जो तुम्हारी मर्जी है। मान लो इधर का मीडियम म्यू, इधर का 2 म्यू, इधर का 3 म्यू मान लिया मैंने। चलो यहाँ ऑब्जेक्ट है, कर्वेचर r मान ली, ये डिस्टेंस 2r मान ली, क्या फर्क पड़ता है। ये डिस्टेंस मान ली 3r। ओके, ये पोल हो गया, इसको मैंने P1 मान लिया, इसको P2 मान लिया। और तुमसे पूछी कि बताओ जो फाइनल इमेज जहां बन रही होगी उसकी डिस्टेंस बतानी है P2 से, तो तुम क्या करोगे, एक ही लॉजिक, ये ले जाओ, ओके, यहां ले आओ या कहीं पे भी, ये ले जाओ, यहां जोड़ दो, जिग जैग पाथ, और एक रे तो सीधे आ रही होगी। हो गया, तो एक इमेज यहां पे, फाइनल इमेज यहां पे, ये डिस्टेंस v मान लो, इसको x मान लो, तो ये 2r माइनस x हो गया, खत्म। फॉर्मूला लगाओ, रिफ्रैक्टेड मीडियम ये है 2 म्यू डिवाइडेड बाई x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई माइनस 3r इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस म्यू डिवाइड बाई माइनस r। कर्वेचर ऐसे है, रे ऐसे जा रही है, गड़बड़ मत करना। ये पहली इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी है, इसमें मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। आप सोचो, ये तो प्लेन सरफेस है, कोई टेंशन नहीं। क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टेड मीडियम 3 म्यू डिवाइडेड बाई v माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई माइनस 2r माइनस x इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई इंफिनिटी। दोनों यहां से x निकालो और जैसा x है वहां पुट कर दो तो v निकल आएगा फाइनल आंसर। अब तुम खुद सोच के देखो, क्या इस पे तुम्हें कितने क्वेश्चन दिए जाएं, क्या कर लोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो चाहो वो करो, 1% दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे होमवर्क देता हूँ, वो करना और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। देखो एक होमवर्क कैसा समझना, मालूम है, मैं मान लेता हूं कि एक कर्व ऐसे दिया है, एक कर्व ऐसे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ओके, ये P1, ये P2, डिस्टेंस 4r, ये r, 3r, कर्वेचर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नालायक हो। ओके, ऑब्जेक्ट रखा है कहीं यहां पे, ये डिस्टेंस 2r, ठीक है। आपको फाइंड करनी है इमेज, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम P2। पहला क्वेश्चन ये, मीडियम दे देता हूं, चलो तुम जो बोलो, 3 म्यू 2 म्यू म्यू, बढ़िया, ठीक है, समझ आया। अब देख, एक जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या था वो समझना। जैसे एक ग्लास का स्फीयर ले लो, ठीक है, उसका क्वार्टर पार्ट काट लो। अगर एक ग्लास का स्फीयर लोगे, उसका क्वार्टर पार्ट काटोगे तो वो कुछ तुम्हें ऐसे नजर आएगा। अरे ये पूरा स्फीयर था, उसका क्वार्टर पार्ट का लिया, ग्लास का सॉलिड स्फीयर था, क्वार्टर पार्ट काटा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा जरा समझ लो। उन्होंने कहा कि चलो ये तो रेडियस है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी डिस्टेंस यहां से दे दी mr, और m कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। m कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, कोई कांस्टेंट है। उन्होंने कहा एक रे ऐसे आ रही है और वो ऐसे पैरेलल जा रही है, ये रिफ्रैक्टेड, बीच का कोई डायग्राम नहीं दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दिया म्यू इज इक्वल टू 3/2, बाहर एयर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे यहां पे ले गए, बीच में कुछ नहीं बनाया, और बाहर एक रे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, यानी ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। उन्होंने पूछा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम एंड कंप्लीट द रे डायग्राम। 5 मार्क्स का था, पहला 3 मार्क्स का था, एम की वैल्यू निकालना, 2 मार्क्स उन्होंने रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए दिए थे, तुम भी करना, ठीक है। रेडियस कितनी दी गई आर, ये डिस्टेंस कितनी एम आर, एम कैसा है पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एम की वैल्यू निकालनी है और रे डायग्राम कंप्लीट करना। ये 2 क्वेश्चन तुम्हें एज ए होमवर्क है, और इस पे इस तरह के क्वेश्चंस में तुम अपने मन में घर में कम से कम 5 क्वेश्चन अपने आप बना के उनको सॉल्व करना और मुझे भेजना, मैं चेक करके बता दूंगा तुमने सही बनाया कि नहीं बनाया। ओके, ये समझ आ रहा है? चलो फिर आज इतना रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और आगे डील करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, गुड डे।